स्विट्ज़रलैंड की संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षण। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। स्विस संविधान की पहली धारा में बताया गया है कि स्विट्ज़रलैंड 22 प्रभुत्व संपन्न कैंटनों से बना एक महासंघ या राज्य मंडल है, किंतु वास्तव में यह एक संघ है क्योंकि इस पर राज्य मंडल के नहीं अपितु संघ के लक्षण घटित होते हैं। इतिहास के अनुसार स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा संघ है जिसकी शुरुआत 13वीं सदी में एक राज्यमंडल के रूप में हुई और जिसे 1848 के वर्तमान संविधान के अंतर्गत भी एक राज्यमंडल ही कहा जाता है, किंतु वास्तव में यह एक संघ है। स्विस संविधान के प्रमुख संघीय लक्षण। पहला, संविधान सर्वोच्च है। संविधान में इस बात की व्यवस्था की गई है कि यदि केंद्र सरकार संविधान का उल्लंघन करने वाले कानून बनाती है तो जनता उन्हें निरस्त कर सकती है, और यदि कैंटन ऐसा कानून बनाते हैं तो संघीय न्यायपालिका उन्हें रद्द कर सकती है। इस प्रकार स्विट्ज़रलैंड में संविधान को सर्वोच्च रखा गया है, जो कि संघात्मक शासन प्रणाली का एक आवश्यक लक्षण है। दूसरा, संविधान लिखित एवं कठोर है। ये भी संघात्मक शासन प्रणाली का आवश्यक लक्षण है कि संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान को लिखित और कठोर रखा जाता है। स्विट्ज़रलैंड का संविधान लिखित एवं कठोर है। कठोर संविधान वह संविधान होता है जो साधारण विधि निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा संशोधित होता है, अर्थात कठोर बहुमत द्वारा जो संशोधित होता है। दूसरा, संविधान में संशोधन केंद्र या राज्यों द्वारा स्वतंत्र रूप से नहीं किए जा सकते, अपितु दोनों के सहयोग से होता है, किंतु यहाँ संविधान में संशोधन की स्वीकृति केंद्र एवं राज्यों की जनता देती है। तीसरा है, संविधान शक्ति विभाजन करता है। अमेरिका की भांति स्विट्ज़रलैंड में भी संघ एवं कैंटनों के मध्य केंद्र एवं कैंटनों के मध्य शक्ति विभाजन में गणना एवं अवशेष के सिद्धांत का पालन किया गया है। यहाँ शक्तियों का विभाजन इस प्रकार किया गया है। संघ सूची, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए हैं। दूसरा, समवर्ती सूची, इस पर संघ तथा कैंटन दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, किंतु गतिरोध की स्थिति में संघीय कानूनों को ही प्राथमिकता दी जाती है। तीसरा, विभाजित विषयों की सूची, यह स्विस संविधान का एक आवश्यक लक्षण है कि इस सूची में ऐसे विषय हैं जिनका एक भाग केंद्र सरकार को सौंपा गया है और दूसरा भाग कैंटनों की सरकार को। ये विषय कृषि, विवाह, कैंटनों द्वारा किए जाने वाले समझौते व संधियाँ। विद्यार्थी ध्यान देंगे कि कैंटन केवल आर्थिक समझौते कर सकते हैं, राजनीतिक नहीं। चौथा, कैंटनों की सूची, इसमें सभी अवशिष्ट शक्तियाँ रखी गई हैं। इस प्रकार स्विट्ज़रलैंड के संविधान में शक्तियों का विभाजन किया गया है। चौथा है, संघीय व्यवस्थापिका में इकाइयों को प्रतिनिधित्व। स्विस व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन राज्य परिषद का गठन कैंटनों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि राज्य परिषद में प्रत्येक पूर्ण कैंटन 2 प्रतिनिधि
भेजता है, जबकि प्रत्येक अर्ध कैंटन अपना एक प्रतिनिधि भेजता है। पांचवा है द्वैध शासन व्यवस्था, अर्थात संघ तथा राज्य में दोहरी सरकारें हैं, एक संघ की सरकार और एक राज्य की सरकार। अगला, संघ की इकाइयों के अपने संविधान। स्विट्जरलैंड में प्रत्येक कैंटन का अपना संविधान है। अगला, दोहरी नागरिकता। वहाँ नागरिकता दोहरी है, एक संघ की नागरिकता और दूसरी इकाइयों की नागरिकता। प्रत्येक नागरिक को किसी कैंटन की नागरिकता प्राप्त होने के आधार पर ही स्विस संघ की नागरिकता प्राप्त होती है। अब है स्विस संघ में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। यहाँ केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति से तात्पर्य कैंटनों की तुलना में संघ सरकार की शक्तियों में निरंतर वृद्धि होने की प्रवृत्ति है। इसके मुख्य कारण निम्न हैं। पहला, यूरोपीय राष्ट्रवाद। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का तीव्र विकास हुआ और शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हुई। इटली, जर्मनी का एकीकरण हुआ। इसका प्रभाव स्विट्जरलैंड पर भी पड़ा। दूसरा, पड़ोसी राज्यों की शक्ति राजनीति। स्विट्जरलैंड के पड़ोसी राज्यों, जिनमें फ्रांस, इटली, जर्मनी में शक्ति राजनीति का पालन किया गया, जिसके कारण प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध हुए। जबकि स्विट्जरलैंड शुरू से एक तटस्थ राज्य है, अपनी इस विशेषता को बनाए रखने के लिए केंद्रीय सरकार का शक्तिशाली होना आवश्यक था। तीसरा है भौतिक विकास। विकास के क्षेत्र में हुए आश्चर्यजनक विकास ने राजनीतिक जीवन को बहुत अधिक प्रभावित किया। यातायात व संचार साधनों का विकास, औद्योगिक उत्पादनों में हुई वृद्धि, इससे केंद्रीय सरकार को लाभ मिला और उसकी शक्तियों में वृद्धि हुई। अगला है कल्याणकारी राज्य की आवश्यकता। लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए भी केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार स्विस संघ की शक्तियों में वृद्धि हुई है। अब है केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति की समीक्षा। वस्तुतः केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति आज विश्व के सभी संघ राज्यों में क्रियाशील है। इस प्रवृत्ति के कारण स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था में इकाइयों की तुलना में केंद्र सरकार की शक्ति में वृद्धि हुई है। इसका कारण यह नहीं है कि वहाँ संघात्मक व्यवस्था खत्म हो गई है, अपितु इस प्रवृत्ति ने संविधान को गतिशील बनाने में योगदान दिया है। ये स्विट्जरलैंड की संघात्मक व्यवस्था के आवश्यक लक्षण केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति आदि का अध्ययन हमने इस अंक में किया। धन्यवाद।